यस प्लीज। मोशन इन 1D हम पढ़ रहे हैं। हमने बताया 3 पॉसिबिलिटीज हैं, एक बार हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, एक बार वर्टिकल डायरेक्शन में और एक बार इंक्लाइन डायरेक्शन में। कांस्टेंट एक्सीलरेशन मोशन, इस पर कुछ सिंपल न्यूमेरिकल्स लिख लेते हैं। पहला क्वेश्चन लिख लीजिए, एक क्वेश्चन लिख लीजिए। पहला क्वेश्चन, इनिशियल वेलोसिटी 10 है, इनिशियल वेलोसिटी 10 है और एक्सीलरेशन 2 है। फाइंड डेल्टा v after 10 seconds. Find delta v after 10 seconds. Sir, 20. 20. 20 या 20? 20, 20, sir. 30. You're right. फॉर्मूला तो यही लगेगा, v is equal to u plus at. फाइनल वेलोसिटी है इनिशियल प्लस at, a है 2 और t है 10। फॉर्मूला तो यही लगेगा, पर एक्चुअली उसने v नहीं मांगा है, v माइनस u मांगा है। चेंज इन वेलोसिटी का ये मतलब। तो 20। रिस्क यही है, रिस्क यही है कि कहीं आप इसमें फाइनल वेलोसिटी ना निकाल दो। रिस्क ये है कि कहीं आप इसमें फाइनल वेलोसिटी ना निकाल दो। ठीक है, हमको चाहिए चेंज इन वेलोसिटी। तो अननोन को आप ढंग से पहचानिए, अननोन को ढंग से पहचानिए। ऑलराइट, बस ये एक क्वेश्चन हो गया। v नहीं मांगा है उसने, डेल्टा v मांगा है। v नहीं मांगा है उसने, डेल्टा v मांगा है। ऑलराइट, फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, a train is moving on a track with some constant velocity. Last bogie gets detached. Last bogie gets detached. ठीक है, find the ratio of distances traveled by the train and the bogie in the time the bogie comes to rest. In the time the bogie comes to rest. थोड़ी देर में बोगी रेस्ट पे आ जाएगी और वो ट्रेन तो चलती ही रहेगी। थोड़ी देर में बॉडी रेस्ट पे आ जाएगी और ट्रेन तो चलती ही रहेगी। अब इसमें कोई भी मैथमेटिकल डेटा आपको दिया नहीं है, इसलिए थोड़ा इशू तो हो सकता है इस क्वेश्चन के साथ। ऐसा लग रहा है कि कुछ भी तो दिया नहीं है, कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी है। इट्स अ गुड क्वेश्चन। ट्रेन ट्रैक पे जा रही है, जरूर वो हॉरिजॉन्टल ट्रैक है, उसकी इनिशियली कुछ कांस्टेंट वेलोसिटी है, ये जरूर एक इंफॉर्मेशन दी है उसने। कितनी है ये नहीं पता, पर कुछ कांस्टेंट वेलोसिटी है। और कहता है कुछ थोड़ी देर बाद लास्ट बोगी धीरे से डिटैच हो जाती है। Find the ratio of distances traveled by the train and the bogie during the time
द बोगी कम्स टू रेस्ट। इसमें कोई इनपुट अगर आप मुझसे चाहते हो जो मैंने पर्पसली छोड़ दिया है तो आप मांग लीजिए मुझसे। इस क्वेश्चन में हो सकता है कि कोई डेटा जरूरी हो और वो मैंने पर्पसली नहीं दिया है। अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ लीजिए। सर टाइम। बताइए कुछ ऐसा है जो मैंने छुपाया है आपसे कि आपको सब पता है। एनी क्वेश्चंस? सर टाइम। टाइम की जरूरत नहीं है क्योंकि आप जो दो इक्वेशंस बनाएंगे उनमें टाइम कैंसिल हो जाएगा, दोनों में टाइम सेम। जितनी देर बोगी मोशन में है ना डिटैच होने के बाद, उतनी ही देर में ट्रेन कितना आगे बढ़ गई ये हमने मांगा है। तो मैंने हिंट तो बड़ा सफिशिएंट आपको दे दिया है। आप दो सर इक्वेशन। डिस्टेंस। हाँ, सर सर डिस्टेंस। वेलोसिटी। डिस्टेंसेस का रेशियो तो मांगा है ना यार। सर वेलोसिटी। वेलोसिटी की भी जरूरत नहीं है एक्चुअली। सर एक्सेलरेशन। हाँ, एक्सीलरेशन इज द राइट क्वेश्चन, बट वो भी मैंने एक तरीका बताया है जिससे उसके बगैर भी काम चल जाएगा। सर पहले तो ट्रेन वेलोसिटी कांस्टेंट वेलोसिटी से ही चल रही है। पहले तो ट्रेन कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही है, तो आप मुझसे किसका एक्सीलरेशन मांग रहे हैं? सर बोगी डिटैच होने के बाद वेलोसिटी चेंज होगी क्या ट्रेन की? हाँ, ये एक अच्छा क्वेश्चन है, शाबाश। वेलोस जो डिटैच होने के बाद जो रिमेनिंग ट्रेन है, डिटैच होने के बाद जो रिमेनिंग ट्रेन है उसकी वेलोसिटी के बारे में कुछ पूछना चाहिए था। अगर सवाल ने कुछ नहीं कहा है तो आपको ये मानना ही होगा कि डिटैच होने के बाद रिमेनिंग वेलोसिटी, रिमेनिंग ट्रेन की वेलोसिटी सेम रहे। 100 बोगी थी, उसमें से एक डिटैच भी होगी तो क्या फर्क पड़ा। ठीक है, ये एक लिख दीजिए, लिख दीजिए कि मेक सिंप्लीफाइंग अजम्पशंस, मेक सिंप्लीफाइंग अजम्पशंस। तो नंबर वन अजम्पशन ये है, नंबर वन अजम्पशन ये है कि the velocity of the remaining train, velocity of the remaining train remains the same, remains the same even after one of the bogies has detached, even after one of the bogies has detached। एक बोगी जब डिटैच हो गई है, एक बोगी जब डिटैच हो गई है उसके बाद भी जो रिमेनिंग बोगीज हैं, जो पूरी बड़ी सी ट्रेन बची है, उसकी वेलोसिटी पे कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। एक्चुअली उसकी वेलोसिटी शायद थोड़ी सी बढ़ जाएगी, पर इन एब्सेंस ऑफ एनी मैथमेटिकल इंफॉर्मेशन वी हैव ऑलवेज गेट टू मेक सिंप्लीफाइंग अजम्पशंस। तो ट्रेन की वेलोसिटी सेम। दूसरा अजम्पशन, दूसरा अजम्पशन कि बोगी बोगी undergo the last bogie undergoes constant retardation, the last bogie undergoes constant retardation। बस ये दो assumptions हैं, इनसे आपका काम चल जाएगा। इनसे आपका काम चल जाएगा। सिंपलेस्ट पॉसिबल सवाल है। टू इज टू वन। हाँ, वेरी इंटेलिजेंट, शाबाश, वेरी गुड। वो भी अगर 2:1 या 1:2? 2:1। मतलब आपका कहना है कि जो लास्ट बोगी है उसने ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल किया है।
नहीं, उसने कम किया है। फिर 1:2 हुआ ना। मैंने बोला था, अच्छा बाय द ट्रेन पहले बोला है, हाँ ठीक है, यू आर राइट, बाय द ट्रेन एंड द बोगी, ठीक है, बढ़िया है। तो देखो ये इक्वेशन बनेगी, ट्रेन जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, अगर ट्रेन की इनिशियल वेलोसिटी u थी तो वो बाद में भी u ही बनी हुई है, और टाइम t में वो ये डिस्टेंस ट्रेवल करेगी क्योंकि उसका मोशन कांस्टेंट वेलोसिटी मोशन, वो ये डिस्टेंस ट्रेवल करेगी क्योंकि उसका मोशन कांस्टेंट वेलोसिटी मोशन। और उसके बाद जहां तक बोगी का सवाल है, तो बोगी में कांस्टेंट रिटार्डेशन हो रहा है, ut माइनस हाफ टी स्क्वायर मुझे लगाना चाहिए, और उसने a की वैल्यू दी नहीं है। तो मैंने एक सुंदर सा मेथड आपको सिखाया था, डिस्प्लेसमेंट होता है u प्लस v बाई 2 * t। अगर कांस्टेंट रिटार्डेशन मोशन हो या कांस्टेंट एक्सीलरेशन मोशन हो, तो आप ये हमेशा कर सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट इज एवरेज वेलोसिटी टू टाइम, तो u प्लस 0 बाई 2 * t, बस बात खत्म। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ट्रेन अपॉन डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बोगी is ut upon ut by 2, that makes it 2:1। ये था बस, बहुत प्यारा सवाल था ये, क्योंकि अपैरेंटली आपको इसमें लगता है कि कुछ दिया ही नहीं है। सो वेरी वेल डन निशिता, शाबाश। ट्रेन में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, उसकी तो यही इक्वेशन बनेगी। जहां तक बोगी का सवाल है, बोगी कांस्टेंट रिटार्डेशन से चल रही है, और मुझे सिर्फ एक बात पता है, उसकी फाइनल वेलोसिटी 0 है। जितनी देर बोगी को रुकने में लगी, उतनी देर में ट्रेन ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया। तो ब्यूटीफुल क्वेश्चन, कोई मैथमेटिकल इंफॉर्मेशन है ही नहीं तो आपका दिमाग ब्लॉक हो जाता है। और फिर यही बात है कि हमने दोनों क्वेश्चन इंक्लूड कर लिए इसमें, कांस्टेंट वेलोसिटी वाला मोशन भी लिया है। आपके दिमाग में तो ये फॉर्मूला बैठा ही हुआ है कि वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। हालांकि अब इस चैप्टर में वो ज्यादा नहीं लगेगा, पर इस समय तो लग रहा है, क्योंकि ये कांस्टेंट वेलोसिटी है, ये कांस्टेंट रिटार्डेशन है। पहले तो आपको टाइप ऑफ मोशन एसोसिएट करना ही चाहिए, लिख दीजिए, फर्स्ट वी शुड एसोसिएट द टाइप ऑफ मोशन विद ईच बॉडी। फर्स्ट वी शुड एसोसिएट द टाइप ऑफ मोशन with each body। Type of motion with each body। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन लिखिए, a body at t is equal to 0 has velocity u, it undergoes a constant retardation k। Calculate the stopping time। Calculate the stopping time, कितनी देर बाद ये रुकेगी, कितनी देर बाद ये रुकेगी। अगर रुकने की बात कर रहा है तो उसने एक इंफॉर्मेशन दे दी है, v0 है, v0 स्टॉपिंग टाइम निकालिए। हाँ, यू आर रेडी विद द आंसर निश्चिता, आई नो दैट, बोल दीजिए। -u अपॉन a। यार टाइम को नेगेटिव मत बोलो, u माइनस। अपॉन a। हाँ, नेगेटिव टाइम में मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, और उसका मैसेज फिलहाल ये आ रहा है कि स्टार्ट होने के पहले ही गाड़ी रुक गई। नेगेटिव टाइम इज पॉसिबल, अगर t इज इक्वल टू 0 इज द प्रेजेंट टाइम, तो थोड़ी देर पहले का टाइम था वो नेगेटिव टाइम। ओके, तो हाँ, इसकी इक्वेशन तो या 3 इक्वेशन बन सकती हैं।
3 इक्वेशन बन सकती हैं और मुझे शुरू में नहीं समझ में आता कि इनमें से कौन सी इक्वेशन लूं। तो ये वाली तो पक्का पॉसिबल नहीं है क्योंकि इस इक्वेशन में टी ना आता है, इसमें टी आता ही नहीं। अगर उसने टाइम मांगा है तो एटलीस्ट आई एम वेरी श्योर कि मैं ये इक्वेशन तो यूज नहीं कर सकता, ये ले सकता हूँ या ये ले सकता हूँ। पर वो रुकने की बात कर रहा है तो उसने मुझे फाइनल वेलोसिटी दी है और इसमें फाइनल वेलोसिटी का टर्म नहीं आता और डिस्टेंस उसने कहीं बताया भी नहीं है, इसलिए भी ये इक्वेशन नहीं लूंगा। आपको ये प्रॉब्लम आती है कि कौन से न्यूमेरिकल में कौन सी इक्वेशन लेनी है। वो सिर्फ प्रॉब्लम इसलिए आती है क्योंकि आप ढंग से पूरा कोशिश ही नहीं करते हो। अगर कोशिश करो तो कोई शायद रीजन नहीं है कि समझ ना आए कि कौन सी इक्वेशन लगानी है। यू डू नॉट ट्राई सफिशिएंटली हार्ड। भाई टाइम मांग रहा है तो ये तो लगेगी ही नहीं। अब ये या ये लग सकती है, इसमें भी टाइम आ रहा है, इसमें भी टाइम आ रहा है, पर डिस्टेंस की कोई बात ही नहीं की सवाल में। ऊपर से वो स्टॉपिंग का मैसेज दे रहा है तो फाइनल वेलोसिटी 0 दे रहा है। तो इक्वेशन तो ये है और रिटार्डेशन है तो मैं इक्वेशन ये लिखूंगा और चूंकि स्टॉपिंग की बात हो रही है मैं v को 0 डाल दूंगा। 0 इज इक्वल टू u माइनस at, तो u इज इक्वल टू at, तो t इज इक्वल टू u बाय a। इसको स्टॉपिंग टाइम के नाम से आप याद भी कर सकते हैं, हालांकि ना ही करें तो अच्छा है। बेसिक्स से चलें और हर बार इक्वेशन बनाएं तो अच्छा है, पर इनिशियली स्टॉपिंग वर्ड इज द क्लू। क्वेश्चन में स्टॉपिंग देता है, स्टॉपिंग वर्ड आ जाता है तो आपको क्लू मिल जाता है। और शुरू में जिन लोगों को बिल्कुल ही क्लिक नहीं करते हैं, न्यूमेरिकल्स से थोड़ा फोबिया है, तो शुरू में इसका फायदा उठा सकते हैं। लेटर ऑन तो हम यही चाहेंगे कि आप इक्वेशंस बनाएं और सॉल्व करें। पार्ट बी है सवाल का, पार्ट बी है फाइंड द स्टॉपिंग डिस्टेंस। फाइंड द स्टॉपिंग डिस्टेंस। फिर से मैं तो तीनों इक्वेशन लेके बैठ जाता हूँ और देखता हूँ कि कौन सी फिट बैठेगी। स्टॉपिंग डिस्टेंस निकालना है। डिस्टेंस की बात चल रही है इसलिए ये तो पॉसिबल ही नहीं। v इज इक्वल टू u प्लस at में डिस्टेंस आता ही नहीं, तो मैं ये मेथड लगा ही नहीं सकता, ये मेथड मैं लगा ही नहीं सकता। ये दोनों पॉसिबल है, पर स्टॉपिंग इज द की वर्ड। स्टॉपिंग का मतलब होता है फाइनल वेलोसिटी 0, तो फिर मैं ये वाला ही इक्वेशन ले लेता हूं। अगर s मांगा है, स्टॉपिंग डिस्टेंस मांगा है, तो मैं ये इक्वेशन डेफिनेटली नहीं ले सकता। और स्टॉपिंग इज द की वर्ड। स्टॉपिंग का मतलब है फाइनल वेलोसिटी 0 है, मैं v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2 माइनस k इनटू s ले लेता हूं। 0 स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर माइनस 2as, u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, s इज इक्वल टू u स्क्वायर बाय 2a। ये स्टॉपिंग डिस्टेंस का आप फॉर्मूला बना सकते हैं। ये स्टॉपिंग डिस्टेंस का आप फॉर्मूला बना सकते हैं। हालांकि मैं इसे भी रिकमेंड नहीं करता, पर इनिशियली आपको हेल्प मिलेगी। न्यूमेरिकल में जैसे ही आप पढ़ोगे स्टॉपिंग तो आपको दिमाग में आ जाएगा कि v 0 है। फिर बस आपको देखना है कि स्टॉपिंग टाइम मांगा है कि स्टॉपिंग डिस्टेंस मांगा है। ये इस टाइप के जैसे क्वेश्चन हम आज कर रहे हैं, आपको कम से कम 100 क्वेश्चन आज अटेम्प्ट करने चाहिए, पर एग्जैक्टली ऐसी ही वैरायटी है जो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड छोटे सवाल। नाउ द रियल फिजिक्स हैज स्टार्टेड और मार्क्स केवल न्यूमेरिकल से आते हैं, केवल न्यूमेरिकल से आते हैं। और इस टाइप के न्यूमेरिकल्स में आपको मास्टरी लानी ही है। थोड़ा सा टाइम लगेगा पर डेफिनेटली इंप्रूवमेंट आएगा। ठीक है, तो स्टॉपिंग टाइम का फॉर्मूला है u बाय a और स्टॉपिंग डिस्टेंस का फॉर्मूला है u स्क्वायर बाय 2a। ये आप याद कर सकते हैं, ये आप याद कर सकते हैं। इसी का पार्ट सी लिख दीजिए, इसी सवाल का पार्ट सी लिख दीजिए कि इफ द एक्सेलरेशन और जो रिटार्डेशन था, सॉरी, if the retardation continues to act on the body,
if the retardation continues to act on the body, calculate the time after which. Calculate the time after which. यार चेतना मोरे आप पेंसिल से लिख रही हैं, तो वो नोट्स आप पेयर बनाने के मूड में नहीं है क्या कि आप इनके नोट्स अलग से पेयर बनाती हैं? सर वो जो आपकी आवाज है ना, वो मेरे पास आपके बोलने के 10-5 सेकंड बाद आती है। अच्छा, यस सर। तो उसलिए आप पेंसिल से लिख रही हैं बाद में? सर बहुत बोर्ड में जो लिखा होता है वो कई बार छूट जाता है, नहीं भी ठीक है, तो आपको जल्दी जल्दी लिखती हूँ। बाद में पेयर नोट्स बनाने चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। बाद में आप इनके नोट्स बढ़िया बनाइए, ठीक है? ओके, ऑलराइट। मुझे आइडियली आपके पेन पेंसिल और आपके एकदम हो सके तो थोड़ा रजिस्टर भी दिखना चाहिए, तो थोड़ा सा बेटर मैं जज कर पाता हूँ आपको। थोड़ा सा रजिस्टर भी हल्का सा नजर आता रहे तो अच्छा है, बाकी कोई बात नहीं। चलिए, ऑल राइट, आई मूव अहेड। मैंने आपसे बोला है कि अगर सेम रिटार्डेशन बॉडी पे एक्ट करता रहता है, अगर सेम रिटार्डेशन बॉडी पे एक्ट करता रहता है, तो आपको बताना है कि आफ्टर व्हाट टाइम विल द बॉडी बी बैक एट द स्टार्टिंग पॉइंट। कितने टाइम बाद, आफ्टर व्हाट टाइम विल द बॉडी बी बैक एट द स्टार्टिंग पॉइंट। मतलब एक्चुअली बॉडी आगे जा रही है, कहीं थोड़ी देर बाद वो रुकेगी, कहीं थोड़ी देर बाद वो रुकेगी और फिर वापस आना शुरू हो जाएगी, क्योंकि वही रिटार्डेशन बॉडी पे अभी भी काम कर रहा है। जब आप अच्छे से नोट्स लेते हो तो आप पेन पेंसिल कभी अलग अलग कलर के पेन यूज करते हो, तो वो सब भी फिर मुझे दिखता है कि हाँ इसने पेन चेंज किया है। ओके, तो यार क्या हुआ, ये बॉडी गई, इसकी स्पीड कम होती जा रही थी और u/a टाइम के बाद वो रुक गई। उसकी वेलोसिटी तो 0 है, पर उस पर अभी भी इधर एक फोर्स काम कर रहा है। किसी फोर्स ने इसका रिटार्डेशन पैदा किया था, नेगेटिव फोर्स है, यही रिटार्डिंग फोर्स है, इसी ने रिटार्डेशन पैदा किया है। तो अगर ये बाद में भी काम कर रहा है तो अब बॉडी जाएगी, धीरे होती हुई रुकेगी और फिर वापस आना शुरू कर देगी। समझ गए आप? जैसे ग्रेविटी में पत्थर को फेंकते हैं ना, ऊपर ऊपर गया, रुका, और ग्रेविटी तो बाद में भी काम कर रही है, तो फिर वो नीचे गिरना शुरू कर देती है। ये बात ठीक है। तो यार फिर से टाइम पूछा है इसने, टाइम पूछा है। अगर ये वापस उसी पॉइंट पे आ रहा है, अगर ये उसे वापस उसी पॉइंट पे आ रहा है, तो मेरे पास बेसिक इंफॉर्मेशन क्या है? डिस्प्लेसमेंट 0। शाबाश, वेरी गुड, लिख दीजिए, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। डिस्प्लेसमेंट इज 0, displacement is 0. So use some equation which has the term of t in it, sorry, which has the term of s in it. ऐसी कोई इक्वेशन यूज करिए जिसमें s का टर्म हो। सर हाँ, सर एक बार क्वेश्चन की फर्स्ट लाइन रिपीट कर दीजिए। इफ द क्वेश्चन रिटार्डेशन, ये थी कि बॉडी कंटिन्यूज टू मूव विद सेम रिटार्डेशन, बस ये थी फर्स्ट लाइन। इन द अबव क्वेश्चन सी पार्ट है ये, द बॉडी कंटिन्यूज टू मूव विद सेम रिटार्डेशन, कैलकुलेट द टोटल टाइम आफ्टर व्हिच द बॉडी विल बी बैक एट द स्टार्टिंग पॉइंट। सॉल्यूशन में मैं आपको ये कह रहा हूं कि जब ये वापस उसी पॉइंट पे आ गया, तो सबसे बड़ा क्लू आपको ये मिल जाता है कि डिस्प्लेसमेंट 0 है। तो हम वो इक्वेशन यूज करेंगे जिसमें टी का टर्म ना आता, मतलब टी वाली इक्वेशन यूज करने का कोई फायदा नहीं। दो इक्वेशन ऐसी हैं जिसमें एस आता है, उन दो में से कोई यूज करेंगे। आंसर किसी को बताना है तो बता दीजिए। सर 3u/2a। हाँ, 3u/2a। 3u, 3। 2u/a। हाँ, श्रीयर्था बताइए। 2u/a। फिर से बोलना। 2u/a। ओके, दानिश बोलिए।
सर 2u/a। ओके फाइन। पहली प्रॉब्लम तो ये है कि मैं इक्वेशन कौन सी लूं। v इज इक्वल टू u प्लस 80 रिटार्डेशन हो रहा है तो ये तो बचती नहीं, ये तो बचती नहीं। अब इन दो में से एक बचती है, या ये बचती है या ये बचती है, ये तो बेकार है, इसमें तो एस आता ही नहीं। और इसमें अगर मैं, इसमें मुझे फाइनल वेलोसिटी की जानकारी तो है नहीं, वापस और निकालना भी टाइम है, क्योंकि टाइम निकालना है और डिस्प्लेसमेंट जीरो, इसलिए यही इक्वेशन बचती है। इस इक्वेशन में टी नहीं आता, ऐसे आपको एक एक को एलिमिनेट करना पड़ेगा। ये इक्वेशन हम लेंगे, एस को जीरो डाल देते हैं, ut माइनस हाफ ए टी स्क्वायर, तो ut इज इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वायर, तो t कैंसिल हो जाएगा, u इज इक्वल टू हाफ ए टी और t हो जाएगा 2u/a। ये सही जवाब है, 2u/a। अब जैसे हमने ग्रेविटी में आपको सिखाया था कि पत्थर जब ऊपर जा रहा है और नीचे आ रहा है, मोशन इज कंटिन्यूअसली रिटार्डेड, वही हो रहा है। यहाँ पत्थर ऑब्जेक्ट वापस गई, यहाँ गई, रुकी और अब वापस आ रही है, बट द मोशन इज कंटिन्यूअसली रिटार्डेड। इसलिए रिटार्डेड क्योंकि ये पॉजिटिव डायरेक्शन आपने पहले डिफाइन कर ली थी, और इस पे इधर एक फोर्स काम कर रहा है लगातार। इस फोर्स ने इधर ही एक एक्सीलरेशन पैदा किया है, पर चूंकि इनिशियल वेलोसिटी वहां है और उस डायरेक्शन में चीजों को आप पॉजिटिव कह चुके हैं, इसलिए ये रिटार्डेशन कहलाएगा। लिखिए, द फॉरवर्ड जर्नी एंड द रिटर्न जर्नी आर बोथ रिटार्डेड। द फॉरवर्ड जर्नी एंड द रिटर्न जर्नी आर बोथ रिटार्डेड। तो हमने ग्रेविटी वगैरह में अच्छे से समझ लिया है। तभी तो मैं पूरी जर्नी के लिए एक ही इक्वेशन लगा पाया, नहीं तो तुम क्या करते, यहाँ से यहाँ तक की इक्वेशन अलग लिखते और फिर यहाँ से यहाँ तक की इक्वेशन अलग लिखते। मैं केवल एक बात सिखाना चाहता हूँ कि नहीं, पूरी जर्नी की एक ही इक्वेशन में कवर हो जाए। एक ही इक्वेशन में आप कहोगे कि यहाँ से यहाँ तक रिटार्डेशन है और फिर उल्टी डायरेक्शन में एक्सीलरेशन, शायद आप ऐसा कहोगे। मैं आपसे ये पूछता हूँ आपको कंफ्यूज करने के लिए, जब ये वापस आ रहा है तो इसकी स्पीड बढ़ती जा रही है कि घटती जा रही है? इज इट स्पीडिंग अप? Yes, sir, it is. क्या इसकी स्पीड बढ़ती जा रही है? जल्दी जल्दी आंसर दो यार, टाइम मत वेस्ट करो। स्पीड बढ़ रही है, वेलोसिटी कम हो रही है। हाँ शाबाश, वेरी गुड, जल्दी बोलना चाहिए। तो लिख दीजिए, इन द रिटर्न जर्नी the motion is retarded, velocity is decreasing, but the speed is increasing. Velocity is decreasing, but the speed is increasing. ठीक है, but the speed is increasing. ठीक है, तो ये स्टेटमेंट अगर मैं अलग से आपसे थियरी में देता ना तो शायद आप कंफ्यूज हो जाते हैं। अलग से क्वेश्चन लिखिए और लिखिए स्टेट ट्रू और फॉल्स, ट्रू या फॉल्स लिखिए और उसमें लिख दीजिए अ बॉडी इन रिटार्डेशन में ऑल्सो बी स्पीडिंग अप। रिटार्डेड मोशन में एक बॉडी है वो अभी स्पीड बढ़ाती जा रही है। True है। हाँ, ये स्टेटमेंट ट्रू है, ये इसका एग्जाम्पल है। यहाँ इसकी स्पीड कम होती जा रही थी और ये वापस आ रही है और इसकी स्पीड बढ़ती जा रही है, हालांकि पूरी जर्नी रिटार्डेड। ठीक है, अभी तो आपको बहुत आसानी से कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, नहीं तो बड़ी दिक्कत होती है। आप इसको रिटार्डेशन मानना के लिए राजी ही नहीं होते। आप बोलते हो कि स्पीड बढ़ रही है तो एक्सेलरेशन है, नहीं, स्पीड बढ़ रही हो तो ये रिटार्डेशन भी हो सकता है। रिटार्डेशन में वेलोसिटी घटेगी पर स्पीड तो बढ़ सकती है।
फॉरवर्ड जर्नी के रिटार्डेशन में स्पीड कम हो रही थी और रिटर्न जर्नी के रिटार्डेशन में स्पीड बढ़ रही है। ये भी एक बात लिखिए द फॉरवर्ड एंड द बैकवर्ड जर्नी आर सिमेट्रिक। द फॉरवर्ड एंड द बैकवर्ड जर्नी आर सिमेट्रिक। ठीक है, इसीलिए तो उसे u/a टाइम लगा अपनी स्पीड को खोने में, और लौटते समय उतनी ही स्पीड पाने में भी u/a का टाइम लगेगा, है ना? लिख दीजिए, टाइम ऑफ फॉरवर्ड जर्नी इज u/a and due to symmetry, time of forward journey is u/a and due to symmetry, the time of return journey is also u/a. The time of return journey is also u/a. Forward journey के टाइम u/a है और return journey का टाइम भी u/a है, and therefore the total time of the journey is 2u/a. Total time of the journey is 2u/a. आप विजुलाइज कर पा रहे हैं ना? आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? बॉडी में इनिशियल वेलोसिटी है पर उस पर फोर्स पीछे काम कर रहा है, उसी फोर्स ने पहले उसकी वेलोसिटी कम की, अब वही फोर्स उसकी स्पीड बढ़ा रहा है, पर प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ मोशन के कारण, क्योंकि हम टाइम यहां से नाप रहे हैं, इसलिए रिटर्न जर्नी भी रिटार्डेड है। रिटर्न जर्नी भी रिटार्डेड है, ठीक है ना? इस सवाल में डिस्प्लेसमेंट तो जीरो है, डिस्प्लेसमेंट तो जीरो है, तो मैं आपसे कहता हूं पार्ट इस सवाल का, कैलकुलेट द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, कैलकुलेट द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड when the particle returns back to its initial point. U square by a. हाँ, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड। अब डिस्टेंस ट्रेवल्ड की कौन सी इक्वेशन यूज करी है आपने? डिस्टेंस की हम लोग कोई इक्वेशन यूज कर ही नहीं सकते, हमारी सारी इक्वेशंस डिस्प्लेसमेंट की हैं। हाँ, अब हम ये बोल सकते हैं कि जाने में उसने जो स्टॉपिंग डिस्टेंस था वो u स्क्वायर बाय 2a था, और सिमेट्री के कारण u स्क्वायर बाय 2a जाके वो रुका है, और u स्क्वायर बाय 2a लौट के वो वापस उसी पॉइंट पे आ जाएगा। लिख दीजिए, we cannot calculate displacement, we cannot calculate distance from any equation, because the direction of motion has reversed. The direction of motion has reversed. अगर बॉडी स्ट्रेट लाइन में जाए तो डिस्प्लेसमेंट हो या डिस्टेंस हो एक ही बात है। स्ट्रेट लाइन में हमेशा आगे ही जाती जाए तो डिस्प्लेसमेंट है या डिस्टेंस है एक ही बात है, वरना आप जानते हैं डिस्टेंस निकालना ज्यादा कठिन है। मैंने बताया डिस्प्लेसमेंट की तो फटाक से इक्वेशन से आंसर आ जाते हैं, डिस्टेंस निकालना कठिन है। तो बोल दीजिए फॉरवर्ड डिस्प्लेसमेंट, फॉरवर्ड डिस्टेंस इज यूज्ड बाय 2a, फॉरवर्ड डिस्टेंस इज यूज्ड बाय 2a बिफोर स्टॉपिंग, and due to symmetry, the distance traveled in the return journey is also u square by 2a. The distance traveled in the return journey is also u square by 2a. Return journey में जो distance travel हो रहा है वो भी u square by 2a है, तो the total distance traveled u square by 2a plus u square by 2 is equal to 2u square by 2 is equal to u square by 2. डिस्टेंस ध्यान रखना, डिस्टेंस बहुत डेंजर है, डिस्प्लेसमेंट से डर नहीं लगता साहब, डिस्टेंस से लगता है, ध्यान रख लें। डिस्टेंस कठिन है,
क्योंकि उसमें आपको पूरी जर्नी विजुलाइज करनी पड़ेगी। डिस्प्लेसमेंट तो एक इक्वेशन से आ जाएगा। ये आना जाना सिमेट्रिक है, ये मैं आपको और क्लियर करता हूँ। ये आना जाना सिमेट्रिक है, मैंने तो आपको पहले ही बताया था 5 3 1 ऐसा है ना, ऐसा होता है। ये 9 होता है, ये 7 होता है, ये 5 होता है, ये 3 होता है, ये 1 होता है। फिर लौटते समय ये 1, फिर ये 3, फिर ये 5, फिर ये 7, फिर ये 9। आना जाना पूरा सिमेट्रिक होता है, पूरा सिमेट्रिक होता है। जाते समय जिस पॉइंट पे जो स्पीड है, लौटते समय उसी पॉइंट पे वही स्पीड मिलेगी। अगर यहाँ से निकलते समय इसकी स्पीड 50 थी ना, तो यहाँ से लौटने के बाद की इसकी स्पीड 50 हो जाएगी। यहाँ स्पीड 50, यहाँ 40, तो यहाँ भी 40, यहाँ 30, तो यहाँ भी 30, यहाँ 20, तो यहाँ भी 20, यहाँ 10, यहाँ भी 10 और यहाँ 0। सब कुछ एवरीथिंग। अगर फ्रिक्शन एब्सेंट है, और हम यही मान के सवाल करते हैं कि फ्रिक्शन एब्सेंट है, तो द फॉरवर्ड जर्नी एंड द रिटर्न जर्नी आर एब्सोल्युटली सिमेट्रिक, प्रोवाइडेड द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिटार्डेशन रिमेन्स द सेम। ऑलराइट, मैं आपको इसमें इसी की और विजुअलाइज कराता हूँ। अगला क्वेश्चन ये लिख दीजिए कि u जो है वो वही है 50 मीटर पर सेकेंड, और एक्सीलरेशन जो है वो -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। एक्सीलरेशन -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो ये पार्ट आपको निकालना है। कैलकुलेट द स्टॉपिंग टाइम। ये वैसे मैंने ग्रेविटी वाला दिया है, पर बॉडी यही जा रही है, बॉडी आगे जा रही है, और उसमें -10 का मैंने रिटार्डेशन अप्लाई किया हुआ है, और वो गाड़ी जब रुक जाएगी तो भी इतना रिटार्डेशन उसमें मेंटेन्ड है। सर 5। हाँ, तो फाइनल स्टॉपिंग की बात कर रहा है और टाइम की भी बात कर रहा है, तो ये स्टॉपिंग है तो ये, और निकालना टाइम है तो ये। तो 0 इज इक्वल टू u माइनस 80, तो u इज इक्वल टू 80, तो t इज इक्वल टू u बाय 8। तो 50 की स्पीड लूज करनी है, और हर सेकंड में मैं 10 की स्पीड लूज कर रहा हूँ। मेरे पास टोटल स्पीड है 50, and in each second I am losing a speed of 10 meter per second because my retardation is 10 meter per second square. तो एक सेकंड तक चल लेने के बाद तो ये स्पीड 40 हो जाएगी, और एक सेकंड तक चल लेने के बाद स्पीड 30। इस तरह से 5 सेकंड में टोटल वेलोसिटी लूज कर दूंगा। दिस इज लॉस इन द वेलोसिटी पर सेकंड। एनीवे कैलकुलेशन है ही, हम काम को दिमाग लगाएं। बढ़िया, ये हो गया। 5 सेकंड बाद ये बॉडी रुक जाएगी, 5 सेकंड बाद ये बॉडी रुक जाएगी, ठीक है। अब इस सवाल का पार्ट भी है, कैलकुलेट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड, डिस्टेंस बोल रहा हूं, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन लास्ट सेकंड ऑफ फॉरवर्ड जर्नी, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन लास्ट सेकंड ऑफ फॉरवर्ड जर्नी। फॉरवर्ड जर्नी के लास्ट सेकंड में कितना डिस्टेंस है? S5 minus S4. डिस्टेंस ट्रेवल्ड ऑफ द बॉडी इन लास्ट सेकंड ऑफ फॉरवर्ड जर्नी, बताइए कौन सा फॉर्मूला लगेगा? सबसे बड़ा चैलेंज तो यही है। सर S5 minus S4 S nth टर्म। हाँ, लॉजिकली बहुत अच्छा बोला है आपने अंशिता, शाबाश, वेरी गुड। हाँ, इसका जो बेसिक सॉल्यूशन होनी चाहिए ना, वो तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 5 सेकंड्स माइनस द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 4 सेकंड्स, ये आना चाहिए। जो डेल्टा एस है ना, उसको हम एस एनथ भी कहते हैं, इसलिए हम उसकी इक्वेशन से फिलहाल काम चला सकते हैं। इनिशियल वेलोसिटी है 50, ये है 5, और 2 into 5 minus 1, तो 50 minus 5 into 9, तो 50 minus 45, so plus 5 meters। लास्ट सेकंड में, रुकने के पहले आखिरी सेकंड में जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा वो 5 मीटर। लॉजिकली मुझे ये मेथड ज्यादा पसंद है, डेफिनेटली मुझे ज्यादा मेथड पसंद है कि पूरे 5 सेकंड्स में डिस्टेंस, पूरे 5 सेकंड्स में डिस्टेंस
माइनस पूरे 4 सेकंड्स का डिस्टेंस, दिस इज ब्यूटीफुल, पूरे 5 सेकंड का डिस्टेंस और पूरे 4 सेकंड का डिस्टेंस इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन द लास्ट सेकंड बिफोर स्टॉपिंग। बट आप चाहें तो ये फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं, ये एनसीईआरटी में तो नहीं दिया हुआ है, परंतु हम इसे स्टैंडर्ड मान सकते हैं और कहीं कहीं मानना भी पड़ेगा। रिटार्डेशन है तो मैंने ए को नेगेटिव ले लिया है और लास्ट इतना ही लिख दीजिए आप, लास्ट सेकंड ऑफ फॉरवर्ड जर्नी इज द 5th सेकंड। 5 सेकंड बाद ये बॉडी रेस्ट पे आ रही है, 5 सेकंड बाद ये बॉडी रेस्ट पे आ रही है, तो लास्ट सेकंड ऑफ फॉरवर्ड जर्नी इज द 5th सेकंड। ये अगर आप समझ गए तो फिर आपको ये भी मालूम है, ये भी मालूम है और बस एंड भी मालूम है। 5th सेकंड इज द लास्ट सेकंड ऑफ फॉरवर्ड जर्नी, ठीक है। अब इसी का अगला पार्ट है, नेक्स्ट पार्ट है, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 6th सेकंड फ्रॉम द बिगिनिंग। t इज इक्वल टू 0 से हमने टाइम काउंट करना शुरू किया था जब बॉडी ने फॉरवर्ड जर्नी स्टार्ट की थी। 6 सेकंड का डिस्टेंस चाहिए, खाली 6 सेकंड। डिस्प्लेसमेंट ही बोलता चाहिए था मुझे, खाली 6 सेकंड का। 5 तो यही काम आ जाएगा, आपको करना है तो S6 माइनस S5 निकाल लीजिए, बेसिक से करना है तो, और नहीं तो यहाँ पे इतना डाल दीजिए, ये तो 50 माइनस ये 55 हो गया और ये -5। ये डिस्टेंस नहीं, सॉरी डिस्प्लेसमेंट ही बोलना चाहिए। जो इक्वेशन मैं यूज कर रहा हूँ वो डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन, ये इक्वेशन डिस्टेंस की है ही नहीं। वो तो जब तक स्ट्रेट लाइन में मोशन होता है बिना डायरेक्शन रिवर्स हुए तब तक डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस आप एक ही मान सकते हैं। हाँ, स्वराज का बड़ा मोटा सा रजिस्टर मुझे दिख रहा है, गुड। बीच में पेन भी चेंज कर लिया कर भाई, तेरे वैसे तो नोट बड़े प्यारे बनाता है तो। ऐसे बहुत बढ़िया थिक रजिस्टर होना चाहिए, हो सके तो हार्ड बाउंड, ताकि पूरी फिजिक्स आपकी एक ही रजिस्टर में आ जाए। नहीं तो आप साल भर बाद में जब एग्जाम के करीब आते हो ना तो रजिस्टर्स ढूंढते रह जाते हो आप, बड़ा फ्रस्ट्रेशन होता है उसमें। पतले पतले रजिस्टर ना बनाएं और जितने सुंदर हो सके नोट्स लें। हालांकि आप ऑलरेडी आप सभी लोग बहुत प्यारे नोट्स लेते हो, ये देखा हमने जब आप ग्रुप पे पोस्ट करते हो। रजिस्टर भी मोटा होना चाहिए और नोट्स भी सुंदर होने चाहिए। अक्सर जरा आज अपने नोट्स की फोटो भेज देना बेटा मेरे को, आज की क्लास के। तो भाई ये -5 आ रहा है कि तुमने जो डायरेक्शन पॉजिटिव मानी थी उसके अगेंस्ट आया है। -5 ये बता रहा है, लिख दीजिए माइनस साइन इंडिकेट्स दैट द मोशन इज इन द डायरेक्शन opposite to our assumed positive direction। जो भी हमने पॉजिटिव डायरेक्शन अज्यूम की थी मोशन उसके अगेंस्ट है। Sir, can you repeat? पता नहीं मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि माइनस साइन shows that the motion is in opposite direction to that of our assumed positive direction, ठीक है। हमने तो अलग से कोई पॉजिटिव डायरेक्शन इस क्वेश्चन के शुरू में लिखा नहीं था कि लेट मी अज्यूम दैट दिस इज पॉजिटिव, ऐसा तो मैंने कुछ लिखा नहीं था। तो बाय डिफॉल्ट जो फर्स्ट मेंशन्ड वेक्टर होता है आप उसको पॉजिटिव ले लेते हो। ऐसा लिख दीजिए, बाय डिफॉल्ट द इनिशियल डायरेक्शन ऑफ मोशन is considered by us as positive।
हम लोग उसी को पॉजिटिव मानते हैं। बाय डिफॉल्ट द इनिशियल डायरेक्शन ऑफ मोशन इज कंसिडर्ड बाय अस एज पॉजिटिव। बढ़िया है। तो ये समझ में आया था यार कि 5 सेकंड बाद बॉडी रुक गई और फॉरवर्ड जर्नी के आखिरी 1 सेकंड में जो डिस्टेंस है, रिटर्न जर्नी के पहले 1 सेकंड में भी वही डिस्टेंस है ना। बात समझ में आ रही है? मैं तो इसका पूरा हिसाब किताब निकाल के बता देता हूँ। आप खुद ही निकाल लीजिए, पूरा निकाल लीजिए, निकालिए। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड in the third second, in the third second, and in the 7th second। थर्ड में भी निकाल लीजिए और 7th में भी निकाल लीजिए। सर 7th में 10। क्या सौराज? सर 7th सेकंड में 10 का डिस्टेंस। थोड़ा जोर से बोलो यार। सर 7th सेकंड में 10 का डिस्टेंस कवर किया। 10? सर नेगेटिव डायरेक्शन में 10 है। यस सर, नेगेटिव डायरेक्शन में 10। हाँ मतलब ठीक है। थर्ड में तो पहले निकालो। थर्ड में कितना आ रहा है? एस थर्ड इज इक्वल टू 505 माइनस ए बाई 2 यानी माइनस 10 बाई 2 यानी माइनस 5 into 2 3 is 6 minus 1 5, तो 50 minus 25 तो 25 हो गया। और इस 7th पे आ जाएगा u minus 5 into 7 to the 14 minus 1, 14 minus 1 is 13, तो 50 minus, थोड़ा कहीं कुछ गलती हो गई, u minus a by 2 into 2n minus 1, third 6 minus 1 5 5 is 25। अब तो 8 निकालना इसको जरा, 7th काट के 8 लिख दो। तो 15 तो 16 minus 1 ये 15 हो जाएगा, ये 75 आ जाएगा, ये minus 25 आ जाएगा, ये minus 25 आ जाएगा। पूरा डेटा मैं तुम्हें दे देता हूँ, तुम घर पे अगर चेक कर पाओ अलग से तो अच्छा रहेगा, मजा आए। मैं तुम्हें पूरा जानकारी दे देता हूँ। ये t इज इक्वल टू 0 है और ये तो ये तो ये ये तो ये t इज इक्वल टू 0 पे इनिशियल वेलोसिटी है 50, तो v लिख देता हूँ, v है 50। ये t इज इक्वल टू 1 है, ये t इज इक्वल टू 2 है, ये t इज इक्वल टू 3 है, ये t इज इक्वल टू 4 है और ये t इज इक्वल टू 5 है। इसकी सारी कैलकुलेशंस तुम घर पे जरूर एक बार प्लीज चेक बनाना करना इसको। यहाँ वेलोसिटी बचेगी 40, यहाँ वेलोसिटी बचेगी 30, यहाँ वेलोसिटी बचेगी 20, यहाँ वेलोसिटी बचेगी 10 और यहाँ वेलोसिटी बचेगी 0। अब रिटर्न जर्नी में ये मैं डायरेक्शन भी दिखा देता हूँ। ये जो डिस्टेंस आएगा ना, ये डिस्टेंस आएगा 5, तो ये आएगा 15, तो ये आएगा 25, ये आएगा 45 और ये आएगा 1 3 5 7 35 और ये आएगा 45। ये फर्स्ट सेकेंड है, ये फर्स्ट सेकेंड है, ये सेकेंड सेकेंड है, ये थर्ड सेकेंड है, ये फोर्थ सेकेंड है और ये फिफ्थ सेकेंड है। अब रिटर्न जर्नी में ये t इज इक्वल टू 5 ही है और ये t इज इक्वल टू 6 है, ये t इज इक्वल टू 7 है, ये t इज इक्वल टू 8 है, ये t इज इक्वल टू 9 है और ये t इज इक्वल टू 10 है। ये है 6 सेकेंड, ये है 7 सेकेंड, ये है 8 सेकेंड, ये है 9 सेकेंड और ये है 10 सेकेंड।
और ये डिस्टेंसेस बराबर आएंगे, ये 5 आएगा, ये 15 आएगा, ये 25 आएगा, ये 35 आएगा और ये 45 आएगा। ग्राफ बनाते समय मैंने आपको ये सब पढ़ा ही था कि 13579 के रेशो में होंगे। रेशोज लिख दीजिए, रेशोज आर, रेशोज, अगर रेशो की बात करूं तो ये 9 है, ये 7 है, ये 5 है, ये 3 है और ये 1 है। रेशो की बात करूं तो ये 1 है, रेशो यहाँ 3 है, रेशो यहाँ 5 है, रेशो 7 है और रेशो 9 है। रिटार्डेशन हो रहा है तो 9 7 5 3 1 और लौट कर समय जब स्पीड बढ़ रही है तो वो भी रिटार्डेशन 1 3 5 7 9 ऐसा रेशो चलता है। आना और जाना पूरी तरह सिमेट्रिक है, आना और जाना पूरी तरह सिमेट्रिक है। इनमें आपको जरूर टाइम स्पेंड करना चाहिए, इसको पूरा फील करने में बहुत आपको टाइम स्पेंड करना चाहिए। पूरे 10 सेकंड्स का पूरा हिसाब दे दिया हमने इसका। 5 सेकंड तक गया, रुका, और अगर हम गाड़ी चला रहे हैं और हम ब्रेक्स मारेंगे तो ब्रेक्स 5 सेकंड बाद गाड़ी रुक गई, फिर गाड़ी रिवर्स में नहीं आएगी। इसलिए हमें इसे फील करने में थोड़ा मुश्किल होता है। पर हम यहाँ ऐसी सिचुएशन की बात कर रहे हैं कि गाड़ी में आगे वेलोसिटी थी और किसी ने उसे पकड़ लिया पीछे से, सुपरमैन ने, तो गाड़ी कहीं आगे जाके रुकी और फिर सुपरमैन ने खींचा है तो वापस भी आ रही है, वहां जाके रुक नहीं गई है, वो वापस भी आ रही है। In that case, the forward and the return journey are symmetric. इन्हें आप जितना समझ जाए उतना आनंद है, उतना मजा है। आप इसमें एक चीज और देख लें तो और भी अच्छा होगा। तो 1 सेकेंड का टोटल डिस्टेंस, फिर 2 सेकेंड्स का टोटल डिस्टेंस, फिर 3 सेकेंड्स का टोटल डिस्टेंस। अभी जो मैंने मार्क किया वो एस एनथ मार्क किया है। अब इसके सहारे इसको मैं थोड़ा जनरलाइज कर देता हूं। अब मैं आपको एक बात पढ़ा रहा हूं, आप हेडिंग दे दीजिए सीरीज ऑफ एस एनथ, सीरीज ऑफ एस एन ले लेता हूं मैं, ये हेडिंग दे दीजिए। अभी हम क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं, जो बातें अभी हमने सीखी हैं उनको थोड़ा और कॉन्क्रीट शेप दे दें। सीरीज ऑफ एस एन लिख दीजिए। एस एन मीन्स एस एन इज इक्वल टू द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, up to the end of n seconds, starting from the beginning, up to the end of n seconds starting from the beginning. टोटल डिस्टेंस को अंडरलाइन कर दीजिए, टोटल डिस्टेंस को अंडरलाइन कर दीजिए। तो मैं इसमें कुछ कंडीशंस डाल रहा हूँ, इंपॉर्टेंट कंडीशंस जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ये हमेशा वैलिड नहीं होगा। इसकी शर्तें हैं। नंबर 1, U 0 होना चाहिए। नंबर 2, एक्सीलरेशन कांस्टेंट होना चाहिए। एक्सीलरेशन कितनी वैल्यू पे कांस्टेंट है हमें इससे मतलब नहीं है, पर वो कांस्टेंट होना चाहिए, एक्सीलरेशन कांस्टेंट। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है, successive time intervals should be equal. Not necessarily equal to 1 second each. जो सक्सेसिव टाइम इंटरवल है वो इक्वल होना चाहिए। 1 सेकेंड, फिर 1 सेकेंड, फिर 1 सेकेंड, फिर 1 सेकेंड, या 0.1 सेकेंड, 0.1 सेकेंड, 0.1 सेकेंड। जो सक्सेसिव टाइम इंटरवल्स हैं वो सब इक्वल होने चाहिए। जो सक्सेसिव टाइम इंटरवल्स हैं वो इक्वल होने चाहिए। अगर ऐसा है तो एस एन का फॉर्मूला होता है UN +
हाफ ए एन स्क्वायर यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर टोटल डिस्प्लेसमेंट है, टोटल डिस्टेंस का फॉर्मूला है ना। अब मैं इसमें u को 0 डाल देता हूँ, ऐसे हो जाएगा हाफ ए एन स्क्वायर, u को मैंने 0 डाल दिया, ये इंपॉर्टेंट कंडीशन है। तो फिर अब a/2 कुछ कांस्टेंट आ जाएगा, Sn proportional to n square, n square is a 1 square, 2 square, 3 square and likewise. जनरल फॉर्मूला ये है, इसमें मैंने u को 0 डाल दिया, इसमें u को 0 डाल दिया तो ये आ गया। अब इसमें प्रोपोर्शनल लिख रहा हूँ, a/2 को मैं 1 मान ले रहा हूँ, सपोज प्रोपोर्शनैलिटी ले रहा हूँ, तो 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर। इसका मतलब ये है कि ये 1 सेकेंड में ये डिस्टेंस है 1 और 2 सेकेंड्स में टोटल डिस्टेंस होगा 4 और 3 सेकेंड्स में जो टोटल डिस्टेंस होगा 9 और 4 सेकेंड्स के बाद जो टोटल डिस्टेंस होगा s is equal to 16 होगा, s is equal to 9, s is equal to 4, s is equal to 1। ये 1 4 9 16 के रेशियो में आपको दिख रहा है ना, रेशियो वाइज। अगर एक्सीलरेशन कांस्टेंट है और u 0 है तो पहले इंटरवल में अगर डिस्टेंस 1 है तो ऐसे 2 इंटरवल्स में टोटल डिस्टेंस 4 होगा, ऐसे 3 इंटरवल्स में टोटल डिस्टेंस 9 होगा। ये 1 4 9 16 की सीरीज चल रही है क्योंकि फॉर्मूले में आया था n स्क्वायर, क्योंकि फॉर्मूले में आया था n स्क्वायर। टोटल डिस्टेंसेस आर इन द रेशियो 1 4 9 16। ऐसे न्यूमेरिकल्स में बहुत ज्यादा हेल्पफुल नहीं है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये, पर फील ले रहे हैं आप एक्सेलरेटेड मोशन कैसा होता है। Sn proportional to n square। कुछ न्यूमेरिकल्स तो इससे मैजिकली सॉल्व हो जाते हैं, पर मैं कराना ही नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ बेसिक्स से ही करिए, जितना बेसिक से करें उतना अच्छा है, वरना इतना डिटेल में आने के बाद हमने जो रूल्स बनाए हैं इनसे कुछ सवाल तो 3-4 सेकंड्स में सॉल्व हो जाएंगे। ये बढ़िया, ये याद करना अच्छा जरूरी है आपको। 1 4 9 16, 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर 5 स्क्वायर। ओके, ये थी सीरीज ऑफ Sn। टोटल डिस्टेंस 1 सेकंड में, टोटल डिस्टेंस 2 सेकंड्स में, टोटल डिस्टेंस 3 सेकंड्स में और टोटल डिस्टेंस 4 सेकंड्स में। यदि टाइम इंटरवल में 1 सेकंड ना लूं, मैं टाइम इंटरवल 5 सेकंड्स ले लूं, तो मेरी बात ध्यान से सुनो। पहले 5 सेकंड में जो डिस्टेंस ट्रैवल्ड अगर ये है तो टोटल ऐसे 2 बार जो 5 सेकंड आएंगे, 10 सेकंड में डिस्टेंस अब 4 टाइम्स होगा, 15 सेकंड में डिस्प्लेसमेंट 9 टाइम्स होगा और 20 सेकंड्स में डिस्प्लेसमेंट 16 टाइम्स होगा। The unit of time can also be taken as 5 सेकंड each। तो बोलेगा पहले 0.1 सेकंड में डिस्टेंस S1 है, अगले पॉइंट और 0.1 का भी मिला के टोटल 0.2 में टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, तो 4 टाइम्स आ जाएगा। क्वेश्चन और करा दूंगा तो आपको क्लियर हो जाएगा। पहले आप एक बार लिख लो, पहले आप लिख लो सीरीज ऑफ SN, लिख लो सीरीज ऑफ SN। SN को अलग से डिफाइन कर दो। SN मतलब डिस्प्लेसमेंट in a particular second, in a particular interval of time, और यहाँ पे वो interval of time 1 second है। Displacement in a particular interval of time, Sn था total time, Sn था total time,
और एस nth है एक इंटरवल ऑफ टाइम। इसकी भी नेसेसरी कंडीशंस हैं। जैसे हम डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला वेलोसिटी टू टाइम हर कहीं लगाने लगते हैं, ऐसे ही तुम ये 13579 और 14916 भी हर कहीं लगाने लगोगे। तो जरूरी है कि ये कंडीशंस जो हम बता रहे हैं वो फॉलो हो रही हो। फिर से बात है u0, नंबर 2 एक्सीलरेशन कांस्टेंट एट एनी वैल्यू। ये एक्सीलरेशन g है कि g sin थीटा है हमें मतलब नहीं है, बस कांस्टेंट होना चाहिए। कितना है हमें वो भी मत बताओ। एक्सीलरेशन कांस्टेंट किस वैल्यू पे है तुम हमें वो भी मत बताओ। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है डेल्टा टी सिम, सक्सेसिव टाइम इंटरवल्स should be equal से 5 सेकेंड ईच। पहले 5 सेकेंड, अगले 5 सेकेंड, उसके अगले 5 सेकेंड। अगर ऐसा है तो Sn का फॉर्मूला होता है, Sn में होता है u प्लस a/2 × 2n - 1, और मैं u0 ले रहा हूँ। ये Sn नहीं है, सॉरी Sn पूरा लिखना हमेशा जरूरी है, ऐसा नहीं लिख देना, ये n लिखना जरूरी है। इसी को a/2 × 2n - 1। अब a जो भी है वो कांस्टेंट है, तो जो Sn हो गया वो प्रोपोर्शनल टू 2n - 1 हो गया। यानी 2 × 1 - 1, 2 × 2 - 1, 2 × 3 - 1, 2 × 4 - 1 लाइकवाइज। यानी ये हो गया 1, और ये 4 - 1 3, और ये 6 - 1 5, और ये 8 - 1 7 to 9 ऐसे। ये Sn की सीरीज है। मैं तो इसे थोड़ा यूज करूंगा, कहीं कहीं तो यूज मैं कर ही लूंगा, क्योंकि बड़ा टाइम इन्वेस्ट किया है इसको समझने में हमने, और इसी के सहारे हमने ग्राफ सारे बनाए भी थे अपने। ये देखो, ये फर्स्ट सेकेंड में अगर ये डिस्टेंस 1 है तो सेकेंड सेकेंड में 3 है, फिर ये 5 है, और फिर ये 7 है। ये 1 3 5 7 के रेशो में है, 1 3 5 7 के रेशो में है। और ये Sn की सीरीज चल रही है। अब Sn की बताता हूं। ये 1 है और ये 3 है, तभी तो ये टोटल 4 है, और ये 5 है, तभी तो ये टोटल 9 है, और ये 7 है, तभी तो ये टोटल 16 है। पहले सेकंड में 1, दूसरे सेकंड में 3, तो दोनों सेकंड्स में 4, थर्ड सेकंड में और 5, तो तीनों सेकंड्स का मिला के 4 + 5 9, फोर्थ सेकंड में 4, और चारों सेकंड का मिला के 9 + 7, फोर्थ सेकंड में 7। ठीक है, ये Sn है, Sn मतलब टोटल, और Sn मतलब एक पर्टिकुलर सेकंड, Sn मतलब एक पर्टिकुलर सेकंड। अगर u0 हो और एक्सीलरेशन किसी भी वैल्यू पे कांस्टेंट हो, एक्सीलरेशन किसी भी वैल्यू पे कांस्टेंट हो,
तो ये सीरीज लागू हो जाती है। लास्ट क्लास में हमने जो लास्ट क्लास का जो लास्ट न्यूमेरिकल था उसमें मैंने आपको ये पढ़ाया था कि S1 प्लस S2 इज इक्वल टू 4S1 और S2 इज इक्वल टू 3S1। ये वही तो बात है। पहले T में S1 तो टोटल 2T में 4S1 और खाली सेकेंड इंटरवल में S2 जो है वो 3S1। ये रेशियो 1:4 है। टोटल का रेशियो 4 से आ रहा है और सेकेंड इंटरवल में रेशियो 3 से आ रहा है। ठीक है, हालांकि बेसिक सही सॉल्व करें तो अच्छा है, बेसिक सही सॉल्व करें तो अच्छा है। इसी पर मैं आपको एक क्वेश्चन और दे देता हूं, इसी पर एक क्वेश्चन और दे देता हूं। लिखिए u इज इक्वल टू 0, u 0 है, बॉडी मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन, body moves in a straight line with constant acceleration. Body moves in a straight line with constant acceleration. Displacement in first 5 seconds is S1. Displacement in first 5 seconds is S1. And in next 10 seconds is S2. ध्यान से सुनिएगा मेरा सवाल। In next 10 seconds is S2. Find S2 by S1. 2:1. नहीं, 3:1. तो थोड़ा जोर से बोला करो यार। 3:1. नहीं, सवाल ध्यान से पढ़ो। शाम भी एक ही प्रॉब्लम है आपकी, आप सवाल हमेशा थोड़ा गड़बड़ पड़ती है। आंसर देने की जल्दी बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। आप आंसर एक भी ना तो क्लास में चलेगा, पर बहुत ध्यान से आप सवाल पढ़ो, 2-3 बार सवाल पढ़ो। सर हाँ क्या दानिश, जोर से। 5:1. बोर्ड पे देख लीजिए। मैं बेसिक सही सॉल्व करूंगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा। एक्चुअली मैंने इसको S1 कहा है और इस पूरे को S2 कहा है। सर 9/19। नहीं नहीं, ध्यान से देखिए। मैंने कहा पहले 5 सेकंड में ये डिस्टेंस और अगले 10 सेकंड में नेक्स्ट 10 बोला है मैंने, तो बाद में 5 सेकंड की 2 यूनिट आ गई है। नेक्स्ट 10 बोला है ना मैंने, टोटल 10 नहीं बोला है। यहां गलती की शाम भी आपने, नेक्स्ट 10 बोला है मैंने। 4:1. S1 ये है एक्चुअली और S2 ये पूरा है। मेरे हिसाब से आंसर होना चाहिए 8:1। पहले 5 सेकंड में ये, अगले 5 सेकंड में ये और उसके बाद के 5 सेकंड में ये। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि सीरीज बेकार ही है। आप तो ये देखिए, ये देखिए S1 को मैं लिख रहा हूं, u तो 0 है, हाफ a इंटू 5 स्क्वायर, और S1 प्लस S2 को मैं लिख देता हूं हाफ a इंटू 15 स्क्वायर। क्या बोलते हो? पहले 5 सेकंड में डिस्टेंस S1 है और अगले 10 में S2 है, तो S1 प्लस S2 तो टोटल 15 सेकंड का टाइम डिस्टेंस हुआ ना। अब डिवाइड कर देता हूं, S1 plus S2 by S1 is half a 5 square into 3 square upon half a into 5 square। ये आ गया 9:1। तो S1 by S1 plus S2 by S1 is 9/1। 1 plus S2 by S1 is 9/1। तो S2 by S1 is 8। पहले 5 सेकंड में 1
अगले 5 सेकंड में 3, उसके बाद के 5 सेकंड में 5, पहले 5 सेकंड में 1, उसके बाद के 5 सेकंड में 3, उसके बाद के 5 सेकंड में 5। इसको उसने S1 कहा है और इन दोनों को मिला के S2 कह दिया है। ज्यादा अच्छा फिर यही है, बेसिक ही ज्यादा अच्छा है। कोई डिस्कशन करना है किसी को? श्रीयर्था बोलिए। सर S1 plus S2 में हाफ हाँ, फिर से बोलिए। S1 plus S2 जो है हाँ, उसमें हाफ है इंटू 5 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर कैसे आया? ये 15 को मैंने 5 में लिख दिया ना, जो 15 है उसको मैंने लिख दिया 5 into 3, तो 15 स्क्वायर इज 5 स्क्वायर into 3 स्क्वायर। ऐसा मैं इसलिए कर लिया क्योंकि मुझे मालूम था 5 स्क्वायर कैंसिल होने वाला, 5 3 is 15, 5 स्क्वायर into 3 स्क्वायर, इसलिए ब्रेकअप कर लिया क्योंकि कैंसिल होने वाला था। ओके, राइट। अब ये क्वेश्चन लिखिए, अगला क्वेश्चन लिखिए, जितना बेसिक्स अगर है उतना ही अच्छा है। लिख दीजिए, a body moves in a straight line, a body moves in a straight line with initial velocity 0 and constant acceleration a, constant acceleration a, in time t, in time t। Sir, can you repeat? क्वेश्चन ये है कि बॉडी starts from moves in a straight line, starts from rest, its constant acceleration is constant at some value a, it covers a displacement s in time t। स्ट्रेट लाइन में बॉडी जा रही है, u 0 है, एक्सीलरेशन कांस्टेंट है, it covers a displacement s in time t, displacement s in time t। ठीक है, calculate the time taken to cover, calculate the time taken to cover first half of the distance, time taken to cover first half of the distance। टाइम अननोन है, फर्स्ट हाफ ऑफ द डिस्टेंस, टी के टर्म्स में ही बताना है आपको अपना आंसर। Sir, T हाँ शांभवी, root S by A. यार आंसर आएगा टी के टर्म्स में। आपको टी से रिलेट करना है उसे। सर 2t, हैं? 2t, टाइम टी से तो कम ही आएगा। टाइम टी से तो कम ही आएगा। एस की इक्वेशन है हाफ ए टी स्क्वायर। सर t by 2, T by 2. हाँ फिर से बोलो। T by 2. टी बाई टू, टी बाई टू नहीं आएगा। सर हाँ सर टी की वैल्यू आएगी √2s/a। हाँ बेटा वो तो ठीक है, वो तो, पर मैंने तो असली टाइम ये मांगा है आपसे कि पहला आधा डिस्टेंस ट्रेवल करने में टाइम कितना लग रहा है। सर वही उसी की वैल्यू। नहीं बोर्ड पे देखो, ऐसे हाफ ए टी स्क्वायर,
तो टी है √2 s/a। एक्चुअली मुझे यहाँ ए नाम बोलना भी नहीं चाहिए था, बस इतना ही कहना चाहिए था कांस्टेंट एक्सेलरेशन से चल रही है। फिर आप अपना आंसर ए के टर्म्स में नहीं देते। मैंने आपको बोला सारे ऑप्शंस आपके टी के टर्म्स में, उसमें ऑप्शनों में एस भी नहीं है और ए भी नहीं है, टी के टर्म्स में है। हाँ श्रीयत का बोलिए। T/√2। हाँ वेरी गुड, शाबाश, सही जवाब। देखिए ये इक्वेशन आई, ये तो थोड़ा याद टाइप कर सकते हैं, आपके दिमाग में यही ज्यादा बैठा करेगी। हालांकि ये भी रिस्की है, ये हमेशा सही नहीं है। इट इज वैलिड, आपको धीरे धीरे याद हो जाएगा, ना हो तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि ये सिर्फ तब सही है जब u 0 है। तो t प्रोपोर्शनल टू √s, या मैं इसकी नई इक्वेशन बना लेता हूँ, जो t डैश है दैट इज 2s/2a। ये टोटल टाइम है डिस्टेंस s ट्रेवल करने में, और ये टाइम है डिस्टेंस s/2 ट्रेवल करने में। अब मैं इन्हें डिवाइड कर देता हूँ, तो t डैश आ जाएगा t/√2, t डैश आ जाएगा t/√2। ये याद करने लायक है वैसे। फाइनल आंसर t/√2। हालांकि कम से कम चीजें याद करें, कम से कम चीजें याद करें, इसको कई बार आपको डिराइव कर लें तो ये बातें अपने आप दिमाग में रहने लगेंगी। याद तो एक्चुअली v = u + at, v² = u² + 2s और s = ut + ½ at² के अलावा कुछ करना ही नहीं। सर हाँ मुझे समझ नहीं आया ये। देखो क्वेश्चन ने आपसे ये कहा है कि डिस्टेंस s में टाइम t में डिस्प्लेसमेंट है s का फॉर्मूला होता है ut + ½ at²। s का फॉर्मूला होता है ut + ½ at²। तो s = ½ at² की एक इक्वेशन होगी। फिर वो कह रहा है टाइम टेकन टू कवर फर्स्ट हाफ ऑफ द डिस्टेंस, तो आप इसकी नई इक्वेशन बनाइए। तो s/2 = ut डैश प्लस हाफ a t डैश स्क्वायर, ये सेकंड इक्वेशन। टाइम t में डिस्प्लेसमेंट है s, तो टाइम t डैश में डिस्प्लेसमेंट s/2 है। उसने यही पूछा है कि t डैश कितना है। ये दो इक्वेशन है मेरे पास, ये दो इक्वेशन है, और ऑप्शनों में सिर्फ t दिख रहा है, तो s और a एलिमिनेट करना है। पहली इक्वेशन से आ रहा है t² है s/a, तो t है √, ये 2 भी जा रहा है, t है √2 s/a, और दूसरी इक्वेशन से आ रहा है s/2 = ½ a t डैश स्क्वायर, तो t डैश आ रहा है, ये कैंसिल कर देते हैं, s/a, ये t डैश है। और अब मैं t डैश को लिख देता हूँ, t डैश बाय t को लिख देता हूँ, वो है √s/a, और ये है √2 को बाहर निकाल लेता हूँ, √2 × √s/a, ये कैंसिल हो गया, तो t डैश बाय t आ गया 1/√2, तो t डैश आ गया t/√2, t डैश आ गया t/√2। ओके, पूरा टाइम डिस्टेंस ट्रेवल करने में टाइम t लग रहा है, तो आधा डिस्टेंस ट्रेवल करने में तो टाइम कम लगेगा ना। पूरा डिस्टेंस ट्रेवल करने में टाइम t लग रहा है, तो आधा डिस्टेंस ट्रेवल करने में तो टाइम थोड़ा कम लगेगा, तो t से तो कम ही आना था। पूरा डिस्टेंस में टाइम t लग रहा है, तो आधे डिस्टेंस में टाइम t से तो कम ही लगेगा। तो बस ये इक्वेशन बनाइए, s = ut + ½ at² है, u 0 है, और बाद में पहले s है, बाद में उसने s को s/2 का है, बाद में उसने s/2 s/2 का। तो ये जो s/2 का है ना, इसकी भी बिगिनिंग पे इनिशियल वेलोसिटी 0 थी। इस सवाल का नेक्स्ट पार्ट लिखिए, और इसको पूरी कैलकुलेशंस के बिना ही बता सकते हैं आप। फाइंड द टाइम टेकन टू कवर सेकंड हाफ ऑफ द डिस्टेंस, फाइंड द टाइम टेकन टू ट्रैवल सेकंड हाफ ऑफ द डिस्टेंस। इसको आप डायरेक्ट बता सकते हैं, फाइंड द टाइम टेकन टू ट्रैवल सेकंड हाफ ऑफ द डिस्टेंस।
आपने लिख लिया क्वेश्चन चेतना? T by root 2. नहीं, 2 minus 1 by root 2t. हाँ, गुड। बाद में सेकेंड हाफ में टाइम कम लगेगा, क्योंकि सेकेंड हाफ में तो गाड़ी की स्पीड बढ़ चुकी है ना अच्छी खासी। ये डिस्टेंस है s/2 और s/2, टोटल टाइम है t, और ये टाइम है t/√2, तो ये जो टाइम है ये t माइनस t/√2 लगेगा। पूरी जर्नी में लग रहा है टाइम t, पहली आधी जर्नी में टाइम t/√2, तो बची हुई आधी जर्नी में टाइम t माइनस t/√2। इसे मैं ऐसा डायरेक्ट भी कहना चाह रहा है। और ये रिजल्ट कभी कभी किसी बड़े न्यूमेरिकल में काम आ जाते हैं, इसलिए मैं चाह रहा था कि अगर याद हो जाए तो अच्छा है, और नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। इसको मैं इसकी इक्वेशन नहीं बना पाया, मैं सेकेंड हाफ ऑफ द जर्नी की मैं इक्वेशन बना नहीं पाया, थोड़ी टफ जाएगी, क्योंकि इस जर्नी की बिगिनिंग पे इनिशियल वेलोसिटी जीरो नहीं है ना। मैं इसकी इक्वेशन केवल तभी बना सकता हूँ जब मैं इस जर्नी की बिगिनिंग पे इनिशियल वेलोसिटी को जानता हूँ, फिर वो निकालनी पड़ेगी मुझे। ऐसा लिख दीजिए कि इनिशियल वेलोसिटी एट द बिगिनिंग of the second half of the journey is not zero. Initial velocity at the beginning of the second half of the journey is not zero. So we will have to first calculate it. We'll have to first calculate it to form an equation. To form an equation of the second part of the journey. To form an equation of the second part of the journey. और अगर वो निकालते तो कैसे निकालते, लिख दीजिए फाइनल वेलोसिटी at the end of first part of the journey. Final velocity at the end of first part of the journey should be considered as will be equal to initial velocity for the second part of the journey will be equal to initial velocity for the second part of the journey. इस पिक्चर को आप दिमाग में रख पाए तो अच्छा है कि पहली आधी जर्नी में अगर u जीरो है और a कांस्टेंट है, तो ये इस तरह की बात आप दिमाग में रख सकते हो। और वहीं वहां पे ये सब बातें भी आती हैं, डिस्टेंसेस की बातें, अगर ये s है तो ये 3s है, ये 5s है, ये 7s है, और ये टोटल मिलाएं तो ये 1 है, ये 4 है, ये 9 है, ये 16। इस तरह की पूरी पिक्चर विजुलाइज करते रहे आप। अगर u जीरो है, a कांस्टेंट है और टाइम इंटरवल्स इक्वल है, तो टाइम इंटरवल्स यहाँ इक्वल है या डिस्टेंसेस इक्वल है, तो ये कहानी। अच्छा, एक बात और ध्यान रख सकते हैं आप, उससे आपको कई बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में हेल्प मिल जाएगी। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में हेल्प मिल जाएगी कि t का आंसर जो है ना वो अक्सर रूट के अंदर आएगा। s इज इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वायर है ना, ये एक लाइन लिख दीजिए, एक स्टार लगा दीजिए कि आंसर ऑफ t इज क्वाइट लाइकली टू बी ऑब्टेन्ड इन स्क्वायर रूट टर्म, quite likely to be obtained in square root term. कारण ये है कि s होता है हाफ ए टी स्क्वायर,
तो टी होता है √2s/a। अगर ये 1D का सवाल है, वो भी कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मोशन हो रहा है, अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से मोशन हो रहा है तो टी में स्क्वायर रूट नहीं आएगा। अगर कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मोशन हो रहा है तो टी में स्क्वायर रूट कभी कभी आपको दिख सकता है, काफी दिखेगा। ठीक है, ऑलराइट, दैट्स ऑल फॉर नाउ, थैंक यू, बाय बाय, हैव अ गुड डे। सर थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू बोलना है सर। किसी को? यस सर। पूछिए। सर कुछ डाउट्स थे। हाँ, जिन्हें जाना है वे चले जाएं। हाँ बोलिए अंशिता। सर एक क्वेश्चन में डाउट था, आप पूछिए। Those who want to leave may leave, और जिन्हें रुकना है रुक जाएं। डाउट पूछ लीजिए। सर वो जो क्वेश्चन था, an object is dropped down with u equals to 0 with a certain height. सर वो आपने क्वेश्चन स्टार्टिंग में कराया था अभी। बोलिए, अच्छे से बोलिए, पूरा बोलिए, थोड़ा सा An object is dropped down with u equals to 0 from a certain height. It falls with constant acceleration g equals to 10 meter per second square for 5 seconds. हाँ, It immediately rebounds में distance हाँ। time graph नहीं आया। अच्छा, डिस्टेंस टाइम ग्राफ समझाऊं इसका? Yes sir.